वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ लीगेसी आईएएस। टुडे इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे डेपुटेशन इशू के ऊपर। अलापन बंदोपाध्याय जो कि कुछ वक्त पहले तक चीफ सेक्रेटरी होते थे वेस्ट बंगाल को, उनके डेपुटेशन को लेके देयर वाज अ कांस्टेंट न्यूज व्हिच वाज गोइंग ऑन। सो वी विल सी द इशू इन डिटेल। सो अलापन बंदोपाध्याय इज अ 1987 बैच आईएएस ऑफिसर जो कि सर्व कर रहे थे एज अ चीफ सेक्रेटरी टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टिल उनका टेन्योर जो 31 मई को एक्सपायर हो गया। नाउ ऑन 24th ऑफ मई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अलापन बंदोपाध्याय का टेन्योर जो है वो 3 महीने से बढ़ा दिया जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए? द रीजन वाज द साइक्लोन यास as well as the pandemic of corona. And since there was a greater responsibility on the state and since the chief secretary was already working on the issue, they wanted his extension. सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर अपॉइंटमेंट्स कमिटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी जिसके मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर, उन्होंने ये एक्सटेंशन ग्रांट कर दी। On 27th of May, there was a meeting with respect to disaster management in Bengal itself. प्राइम मिनिस्टर भी उस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे and then the chief secretary reached late along with the West Bengal chief minister. 28th of May को अपॉइंटमेंट्स कमिटी फर्दर डिसीजन लेती है और वो ये कहती है कि दैट द चीफ सेक्रेटरी नाउ नीड टू रिपोर्ट टू द डीओपीटी ऑन May 31st। पहले जो उनका एक्सटेंशन बंगाल के लिए किया गया था उस एक्सटेंशन को अब रिवर्स करके डीओपीटी में उन्हें अटैच करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में उन्हें अटैच कर दिया जाता है कि अगर 31 मई के बाद वो काम करेंगे तो वो डीओपीटी के अंदर काम करेंगे। नाउ बट साथ ही साथ उन्हें एक शो कॉज नोटिस भी भेजा जाता है अंडर सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो मीटिंग में लेट क्यों पहुंचे। बट बिफोर वी लुक इनटू दीज इश्यूज ऑफ action taken on him, we need to understand how the deputation basically happens. So DOPT का basically IS cadre rules 1954 है, उस रूल्स के तहत ही डेपुटेशन ऑफ cadre ऑफिसर्स होता है। कैसे होता है? इसमें बेसिकली बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही सहमति होनी चाहिए अगर किसी भी ऑफिसर को जो प्रेजेंटली स्टेट गवर्नमेंट में है, किसी स्टेट cadre में सर्व कर रहा है, उसे सेंट्रल cadre में भेजना है, डेपुटेशन पे भेजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नाउ अगर कोई डिसएग्रीमेंट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया है वो फाइनल डिसीजन होगा और स्टेट गवर्नमेंट को उसे मानना पड़ेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज ये रूल्स हैं बट एक्चुअली में एज अ प्रैक्टिस इंडिया में क्या होता आया है ओवर दीज इयर्स। एज अ प्रैक्टिस हमेशा से किसी भी आईएएस ऑफिसर्स को और आई विल से ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर को, जिसमें सिर्फ आईएएस ही नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर को डेपुटेशन पे भेजने से पहले उनकी भी सहमति ली जाती है और एंटायर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर साल एक ऑफर लिस्ट देती है। डिफरेंट स्टेट्स दे इशू एन ऑफर लिस्ट जहां पे वो ऑफ कोर्स जो भी ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर सर्व कर रहे हैं, जो भी सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स उसके अंदर सर्व कर रहे हैं, उनसे बात करके उनके 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 विशेष को देखते हुए रीजन एक बेसिकली एक ऑफर लिस्ट तैयार करता है एंड बेस्ड ऑन दैट ऑफर लिस्ट देन सेंटर डिसाइड करता है उस लिस्ट में से उसे किस ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है। देन so in short, if we see this entire process in practice involves the concurrence of the center, the state as well as the bureaucracy. Now अगला क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने मना कर दिया या स्टेट ने मना कर दिया कि हम नहीं भेज रहे उस ऑफिसर को जिससे आपको डेपुटेशन पे आप मांग रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो 1969 है वो इस बारे में क्लियर नहीं कहता कुछ, बट स्टिल उसी सर्विस रूल्स के अगर रूल 7 को हम देखें तो वो ये कहता है कि अगर सर्विस ऑफिसर प्रेजेंटली जहां भी सर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल अलापन बंदोपाध्याय वो सर्विंग प्रेजेंटली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टिल 31st, जब उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई, जब उनके ऊपर एक शो कॉज नोटिस उनको जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा गया। So he was presently serving under the state government. तो जिस भी अथॉरिटी के अंदर दे आर सर्विंग, वही अथॉरिटी प्रोसीडिंग्स को या पेनल्टी को उस ऑफिसर के अगेंस्ट शुरू कर सकती है। Similarly, if we see a case, there was a case in Tamil Nadu in 2014. एक IPS ऑफिसर थी अर्चना रामासुंदरम। अर्चना रामासुंदरम को डेप्यूट किया गया 2014 में टू द CBI, बट स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु की उन्हें रिलीज नहीं कर रही थी और क्योंकि उस डिसीजन के अगेंस्ट अर्चना रामासुंदरा ने सेंट्रल गवर्नमेंट में CBI को ज्वाइन कर लिया,
तो स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया. नाउ सिंस द स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड हर, बट बिकॉज शी हैड ऑलरेडी जॉइंड द सीबीआई, तो वो सस्पेंशन का रूल जो है वो उन पे लगा नहीं. नाउ इफ वी सी कि फाइनली जो शो कॉज नोटिस अलापन बंदोपाध्याय के अगेंस्ट जारी किया गया है बाय द होम मिनिस्ट्री अंडर सेक्शन 51B, व्हाट डज इट से? वो साफ साफ कहता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी अथॉरिटीज हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो भी डिसीजंस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग द डिजास्टर, अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी स्तर पर डिसीजन लेते हैं और कोई उन्हें मानने से रिफ्यूज कर देता है, मानने से मना कर देता है या कंप्लाई नहीं करता उन डिसीजन से, देन देयर कैन बी अ पनिशमेंट of imprisonment for a term which may extend to 1 year or with a fine or both. ये तो है अलापन बंदोपाध्याय की स्टोरी. Now we need to further think that how it impacts bureaucracy. तो bureaucracy की basically 3 important I will say values हैं या measures हैं या standards हैं which can be impacted and about which we need to think more. First is all India character. Now ये all India character bureaucracy का क्यों है? So that there can be a common national interest which can be promoted and which can be given higher weight beyond the local interests. अगर कोई भी bureaucratic officer is serving under state government, even at that point of time, common national interest should hold its ground, right? Secondly, dual control. Now, dual control क्यों है even when the officer is appointed by the center? ये इसलिए है because the officer is working under the state government, so he or she needs to be accountable to the particular state government. That is why there is a dual control. Now third and the most important one is to ensure कि कोई भी bureaucratic officer जो है, bureaucracy का officer है, central service government का officer है, they need to have or they need to ensure the political neutrality. Political neutrality जब तक नहीं होगी, a very important value of objectivity cannot be ensured. ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, और ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग इंश्योर किया जा सके और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर किया जा सके एक ऑफिसर का, दैट इज व्हाई वी हैव अ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है इन ऑफिसर्स को. यही नहीं, दे हैव आल्सो बीन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी पनिशमेंट. दे कैन नॉट बी गिवन एनी आर्बिट्ररी पनिशमेंट, और अगर उन्हें ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है, they have their rights secured under Article 311, over which of course there has been a lot of debate itself. So this was all about this entire issue. I hope ये issue आपको properly समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then do like, share and subscribe. Thank you.